जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के लिए सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें जो वो प्रश्न शामिल है जो बार बार यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। भैया बताओ कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जो हैं वह किस काल में चलाए गए। तो भाई साहब, सर्वाधिक सोने के सिक्के जो हैं वह गुप्त काल में चलाए गए। किस काल में? गुप्त काल में। तो देखिए, आपको बता दें, गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। भाई साहब, गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के सोने के बनाए जाते थे। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का चालन भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। भाई साहब, जो गुप्त काल में सोने के सिक्के चलते थे, सर्वप्रथम किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था इसका चालन, यानी शुरुआत की थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न 2 नंबर क्या कहता है? प्रश्न 2 कहता है भाई साहब, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? भाई साहब, तो न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह ने लगवाई थी? तो जहांगीर जो है जंजीर न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो वो न्याय की जंजीर कैसी थी भाई साहब? तो चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर जो थे वह न्याय व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया करते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने राज्य में किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अपनी फरियाद बादशाह के पास एक जंजीर से घंटा बजाकर अर्ज करनी पड़ती थी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। इसे तो देखिए भाई साहब, जो ये मुगल बादशाह थे, इन्होंने ये न्याय व्यवस्था पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे थे। तो ये जो थे अपने राज्य में किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अपने पास फरियाद लाने के लिए एक जंजीर जो थे, जंजीर से घंटा बांध कर बजाओ तो पता चल जाता था जहांगीर को कि कोई जो पीड़ित है मुझे याद कर रहा है न्याय के लिए। तो उस जंजीर को कहा जाता था न्याय की जंजीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जहांगीर ने जो है न्याय की जंजीर लगवाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे? भाई साहब, प्रश्न 3 कहता है हर्षवर्धन के राज कवि तो जो थे वो थे बाण। बाण जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है भाई साहब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो 4 नंबर प्रश्न जो है उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लाहौर। लाहौर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लाहौर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है भाई साहब, प्रश्न नंबर 5 कहता है 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताएं। तो देखिए, पहला हुआ झांसी। पहला क्या हुआ? पहला हुआ झांसी, दूसरा हुआ मेरठ, और तीसरा हुआ दिल्ली, और चौथा हुआ बैरकपुर। तो भाई साहब, आप इनमें से कौन नहीं जानता है कि बैरकपुर मेरठ में सबसे पहले हुआ? बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में सबसे पहले हुआ। ये कौन नहीं जानता? तो जिसमें बैरकपुर पहले होगा वही आंसर होगा। तो बैरकपुर किसमें है? तो ऑप्शन 5D में, ऑप्शन डी जो है, यानी कि पहले हुआ बैरकपुर, फिर हुआ मेरठ, बैरकपुर मेरठ, फिर किस पे? फिर दिल्ली पे, फिर झांसी पे। तो ये इसका एकदम सही क्रम है, बैरकपुर मेरठ दिल्ली झांसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन नहीं जानता भाई साहब? इस प्रश्न का सही जवाब कौन नहीं जानेगा? इस प्रश्न का सही जवाब है तुलसीदास। तो देखिए, आपको बता दें तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी रचना है।
मध्यकाल में राम भक्ति शाखा के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस तथा दोहावली, कवितावली व विनय पत्रिका, हनुमान बाहु की इनकी रचना प्रसिद्ध रचनाएं हैं भाई साहब। हनुमान बाहु जो है वह भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका वो सबसे फेमस रचना जो है इनकी रामचरितमानस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न नंबर 7 भाई साहब क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है अद्वैतवाद अद्वैतवाद मत का प्रवर्तक किसने किया था भाई साहब? तो प्रश्न नंबर 7 जो है शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद का मत प्रवर्तित किया था, यानी कि प्रदर्शित किया था शंकराचार्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शंकराचार्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है विश्व का सबसे गहरा गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है भाई साहब? प्रश्न नंबर 8 जो है भाई साहब, ये जो मेरियाना ट्रेंच गर्त जो है यह भाई साहब जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 8 नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 9 क्या कहता है? प्रश्न 9 कहता है सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना चारागाह जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, यानी मध्य भाग में। तो देखिए भाई साहब, सवाना चारागाह जो है अफ्रीका महाद्वीप के मध्य दक्षिण भाग का प्रमुख घास का मैदान होते हैं। इन्हें घास का मैदान जो है इन्हें सवाना चारागाह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 जो है भाई साहब, स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है? प्रश्न नंबर 10 में जो क्या कहता है, स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है? तो भाई साहब किसको नहीं जोड़ती? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र है वह जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जयपुर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर 12 है वह क्या कहता है? अरे ये क्या हो गया? प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है भाई साहब? प्रश्न नंबर 12 जो है कि विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी किससे भाई साहब? प्रश्न नंबर 12 जो है विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो भाई साहब जो विजय केलकर की समिति की रिपोर्ट थी वह कर सुधारों यानी टैक्स के सुधार से संबंधित थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है भाई साहब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या आशय है भाई साहब? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है वो आशय क्या है? तो देखिए ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र का अस्तित्व, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व, भारी और छोटे दोनों उद्योग का अस्तित्व, विकसित और अल्प विकसित भारत दोनों का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 भाई साहब जो है कहता है, प्रश्न नंबर 14 कहता है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसकी कोई भी सीमा नहीं, वह अनंत बार निर्वाचित हो सकता है भाई साहब। यानी कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए अनंत बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 15 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो भाई साहब कहाँ से किया गया? तो 15 नंबर प्रश्न जो है सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो है वो किया गया नागौर राजस्थान से किया गया।
कहाँ से? नागौर राजस्थान से किया गया। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर जो 16 कहता है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भाई साहब, जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? वह राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। इनका नियुक्ति ये करते हैं और इनका नियुक्ति वो खुद करते हैं। इनका नियुक्ति ये करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर भाई साहब जो है 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 कहता है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? भाई साहब, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो ये संपत्ति का अधिकार है इसे समाप्त कर दिया गया। इसे जो है समाप्त कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो 44वां संशोधन जो है उस संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 भाई साहब क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 जो कहता है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाई साहब, जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है उसका संबंध भाई साहब शपथ और प्रतिज्ञान से है। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञान से है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर सॉरी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 19 जो है वह एक साइंस का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 जो है वो साइंस का प्रश्न है। डीएनए का प्रमुख कार्य बताओ। डीएनए जो होता है, डी जिसका पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है भाई साहब? डीएनए का जो प्रमुख कार्य है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उत्तरदायी होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उत्तरदायी कौन? डीएनए होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न क्या कहता है? 20 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया गया जाता है। क्या किया जाता है? कौन सा लेंस? तो भाई साहब, जिसमें के निकट दृष्टि दोष होता है उसे अवतल लेंस प्रयोग में दिया जाता है, और जिसे दूरदृष्टि दोष होता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। लगाइए आप। और जिसके भाई साहब दूरदृष्टि और निकट दृष्टि तो दोनों हो जाते तो उसे बेलनाकार द्विफोक्सी कहा जाता है। कि लगाइए, जिससे कि दोनों दोष जिसके हो जाते हैं उसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है भाई साहब? प्रश्न नंबर 21 कहता है कि डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। डायनेमो जो है भाई साहब वो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे, मतलब किस ऊर्जा का किस में करता है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो वैद्युत ऊर्जा में करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि वैद्युत जनरेटर है, यानी तेल से बिजली बना देता है। तेल से बिजली बना देता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर देता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है भाई साहब? 22 प्रश्न क्या कहता है? तो देखिए, 22 नंबर प्रश्न कहता है, डायनेमो आपको बताए जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तथा इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को बैटरी में रासायनिक ऊर्जा में संचित किया जा सकता है। जो 22-21 नंबर प्रश्न में था, डायनेमो डायनेमो के माध्यम से जो जो यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है, जो विद्युत ऊर्जा बनती है उसे बैटरी में स्टोर करके भी रखा जा सकता है। यह भी एक मुख्य विशेषता है डायनेमो का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 22 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता थी? तो भाई साहब, जो 2011 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार जो थी महिला साक्षरता दर सबसे कम जो है वह
रामपुर में थी। किसमें? रामपुर में थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है भाई साहब? प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्स विश्वविद्यालय बना। भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्स विश्वविद्यालय कहाँ बना? तो भाई साहब जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, यानी कि 2001 में बना। कब बना? सॉरी, इसका पूछ रहा था प्रश्न, मैं कहाँ बता रहा था, लखनऊ में तो बता ही रहा। वो कब बना? 2001 में बना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 24 कहता है, प्रश्न नंबर 24 भाई साहब क्या कहता है? प्रश्न नंबर 24 कहता है उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो भाई साहब नगर पालिका के गठन के लिए किसी भी नगर की संख्या जो होनी चाहिए वह 1 लाख कम से कम होना चाहिए। 1 लाख जो कम से कम होना ही चाहिए, नहीं तो नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 25 नंबर प्रश्न की ओर। तो 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 25 नंबर प्रश्न कहता है भाई साहब, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ है? भाई साहब जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है वह लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ। तो 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 26 नंबर प्रश्न कहता है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? भाई साहब तो भाई साहब जो चरकुला लोक नृत्य है वह ब्रजभूमि से संबंध रखता है। तो चरकुला लोक नृत्य जो है वह ब्रजभूमि से संबंध रखता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई साहब जो ये 26 नंबर प्रश्न है, इस चरकुला नृत्य जो है वह ब्रजभूमि से संपर्क में रखता है, यानी कि चरकुला जो लोक नृत्य है वह ब्रजभूमि का है, यानी कि ब्रज का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 के लिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या है? प्रश्न नंबर 27 जो है वो निम्नलिखित में से जो है कौन उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है? भाई साहब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, और कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बुद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है? तो भाई साहब 27 नंबर प्रश्न जो है वो संकीसा जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। बाकी जो है आप कपिल वस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती ये सभी गौतम बुद्ध से संबंधित हैं, महात्मा बुद्ध से। तो देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के दर्शन के लिए पर्यटकों की सुविधा है तो बुद्ध परिपथ प्रारंभ किया गया, जिनमें श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, पटना, बोध गया आदि ये सब शामिल हैं। भाई साहब जो महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल हैं उनके लिए पर्यटकों के दर्शन के लिए पर्यटकों के लिए क्या प्रारंभ किया गया? बुद्ध परिपथ, बुद्धा सर्किट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। उनमें कौन कौन स्थान शामिल हैं? तो उसमें देखिए पहला हो गया कपिल वस्तु, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, पटना, बोध गया ये सब शामिल है। संकीसा किसी भी प्रकार से नहीं शामिल है, तो इस प्रश्न का सही जवाब संकीसा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 28 कहता है भाई साहब रासो, घुमसू, झेला, घोडो, घीस आदि नृत्य किस जनजाति में प्रचलित हैं? भाई साहब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अक्सर लोग लटकेंगे। रासो, घुमसू, झेला, घोडो, घी आदि नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो 28 नंबर प्रश्न जो है जो जितने भी नृत्य दिए गए हैं
ये जौनसारी जनजाति से संबंधित है। कहाँ से? किससे? जौनसारी जनजाति से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 29 कहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? यानी जो उत्तर प्रदेश पुलिस का रेगुलेशंस के अनुसार एक जो आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? तो भाई साहब जो उप मुख्य अधिकारी होता है। कैसा? उप मुख्य अधिकारी होता है भाई साहब, उप मुख्य अधिकारी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 आप सभी के सामने है कि कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? कानून तथा शांति के लिए, कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भाई साहब इसका एक ही सॉल्यूशन है, पुलिस। कानून को भी चला सकता है और शांति भी दिलवा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? प्रश्न नंबर जो 31 क्या कहता है? नेटवर्कों पर दस्तावेज, नेटवर्कों पर दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है। भाई साहब जो 31 नंबर प्रश्न है ये आवश्यक नहीं। टेलीफोन के माध्यम से जो है आप क्या कर सकते हैं? दस्तावेज का जानकारी दे सकते हैं। कनेक्टर के भी माध्यम से, उपग्रह के भी माध्यम से भी दे सकते हैं आप। फ्लॉपी एक ऐसा वो है जिसके माध्यम से नहीं हो सकता, यह आवश्यक नहीं है यानी कि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लॉपी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 32 भाई साहब क्या कहता है? प्रश्न नंबर 32 कहता है भाई साहब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 में संशोधन करके तालाबों की पट्टा अवधि को कितना कर दिया गया है? तो भाई साहब 7 वर्ष कर दिया गया है। कितना? 7 वर्ष कर दिया गया है भाई साहब, 7 वर्ष कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 जो कि साइबर क्राइम से संबंधित है, यानी साइबर अपराध। साइबर क्राइम में निम्न में से क्या शामिल है? जो प्रश्न नंबर 33 है वो कहता है साइबर क्राइम में निम्न में से क्या शामिल है? तो कंप्यूटर और नेटवर्क, टेलीविजन, रेडियो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई साहब ये कौन नहीं, एकदम इजी प्रश्न था, उससे भी इजी इसके वो थे क्या ऑप्शन। तो कंप्यूटर और नेटवर्क जो है वो साइबर क्राइम से संबंध रखते हैं, बाकी और कोई नीचे नहीं। टेलीविजन से तो हम लोग मनोरंजन लेते हैं, क्या मनोरंजन लेते हैं भाई साहब। रेडियो से भी मनोरंजन एक प्रकार सा गीत संगीत सुन करके लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भाई साहब जो ये है 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न है तो कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस जो मनाया जाता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। तो देखिए एड्स दिवस को याद रखने का एक ट्रिक है। ए, ए मिस एक, डी मिस लास्ट में डी आ रहा, देखिए एड्स, यहाँ पर देखिए आया ए मिस हो गया एक और ड आ गया डा, डा मिस दिसंबर, 1 दिसंबर। एड, ए डी आ रहा, ए डी यानी ए से हो गया एक और डी से हो गया दिसंबर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो गया 34 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है 35 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न 35 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 35 कहता है द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक, यानी कि द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? भाई साहब आपको यह बताना है 35 नंबर पर। तो द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक जो है वह है सुरजीत एस भल्ला। तो आपको देखिए वर्ष 2002 में प्रसिद्ध लेखक तथा अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला द्वारा लिखित द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन जो कि गा सोरमैन द्वारा मूलतः लिखी गई पुस्तक है, जिसमें गरीबी भुखमरी विहीन राज्य की संकल्पना व्यक्त की गई है।
जो यह द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस है, ये किसके द्वारा लिखी गई? सुरजीत एस भल्ला, जो कि 2002 में प्रसिद्ध लेखक तथा अर्थशास्त्री माने गए हैं। और इस पुस्तक में क्या लिखा गया है, क्या शामिल है? गरीबी भुखमरी विहीन राज्य की संकल्पना व्यक्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है भाई साहब। प्रश्न नंबर 36 कहता है, प्रश्न नंबर 36 कहता है भाई साहब कि 21 जुलाई 2017 को, कब? 21 जुलाई, 36 नंबर प्रश्न है भाई साहब, 21 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना प्रारंभ की गई? भाई साहब कौन सी पेंशन? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। कौन सी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए, 60 साल नहीं भाई साहब, उसको प्रधानमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर का खोज किसने किया? प्रश्न नंबर 37 कहता है, प्रश्न नंबर 37 जो है भाई साहब कहता है थर्मामीटर का खोज किसने किया? थर्मामीटर का किया, वैसे तो माना जाता है डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट को भी, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। कौन? डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट, जो कि ऑप्शन में है नहीं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में एक और गैलीलियो ही है, इसको भी माना जाता है, तो यही हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न में। कौन? गैलीलियो। तो देखिए गैलीली के बारे में जान लेते हैं। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा कब? 1993 में, 1593 ईस्वी में थर्मामीटर का आविष्कार किया गया, जिससे क्या किया जाता है? शरीर का तापमान मापा जाता है, जिससे फीवर का पता लगाया जाता है टेम्परेचर के माध्यम से। देखिए तो किया गैलीलियो ने, जो कि इटली के वैज्ञानिक थे। कब किया? 1593 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है? देखिए प्रश्न नंबर 38 भाई साहब क्या कहता है? प्रश्न नंबर 38 कहता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वह देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में स्थित है भाई साहब। देहरादून जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो देहरादून में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 भाई साहब क्या कहता है? कौन सा? प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 भाई साहब कहता है कि राजीव महर्षि द्वारा, किसके द्वारा? राजीव महर्षि द्वारा 25 दिसंबर 2017 को देश के कौन से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 13वें। 13वें। तो देखिए जो संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी देता है। इसमें लिखित है 148 से 151 तक जो भाई साहब लिखा है वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता है। और जो राजीव महर्षि जो कि 25 दिसंबर 2017 को देश के 13वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने थे भाई साहब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, इस प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, जो कि मतलब सॉरी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नवे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो देखिए नवे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन चीन के जो जिया जियामेन जियामेन नामक शहर में किया गया। जो ये नवे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन चीन के जियामेन में किया गया था। जियामेन में किया गया था। तो देखिए भाई साहब आज की वीडियो में बस इतना ही। जब आज की वीडियो में इतना ही, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सॉल्यूशन करवा रहा हूं यूपी पुलिस के लिए और रेलवे के लिए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।